Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, किसने मनुष्य को एक वर्ग प्राणी माना है? ए मार्क्स, बी वेबर, सी विर्स्टीड, डी कूले। तो यहाँ वर्ग प्राणी की चर्चा हो रही है। वर्ग प्राणी, वर्ग कौन करता है बात? मार्क्स महोदय करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा मिल गया यहाँ ए। मार्क्स ने कहा है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी से ज़्यादा वह एक वर्ग प्राणी होता है। उन्होंने दो तरह के वर्ग की बात की है, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा होता है सर्वहारा वर्ग। जिसके पास उत्पादन के साधन का जिसके पास स्वामित्व होता है वो पूंजीपति होता है और इन दोनों के संबंध को उत्पादन के संबंध से वो जोड़ते हैं। कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग जब स्वयं में वर्ग पहले होता है, स्वयं में वर्ग होता है और यह जब स्वयं के लिए वर्ग बना लेता है, स्वयं के लिए वर्ग बना लेता है, फिर वर्ग संघर्ष होता है। वर्ग संघर्ष होता है। किससे वर्ग संघर्ष होगा? पूंजीपति से एक सर्वहारा का वर्ग और पूंजीपति वर्ग से बीच में वर्ग संघर्ष होगा, जिससे पूंजीवादी समाज यह समाजवाद और फिर आगे चल के साम्यवाद में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे सामाजिक परिवर्तन आएगा। यह मार्क्स का इनका मुख्य रूप से इनका अध्ययन इसी पर आधारित है। मार्क्स महोदय सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक निर्धारणवाद जाने जाते हैं, आर्थिक निर्धारणवादी हैं। वेबर की बात करें तो वेबर ने भी 3 तरह के वर्ग की चर्चा की है। विर्स्टीड कानून, प्रथा और जनरीति की बात करते हैं। कूले महोदय यहाँ प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह, लुकिंग ग्लास थ्योरी इत्यादि सभी की बातें कूले महोदय करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा मिल गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से अलग किया जा सके। ए मैकआइवर एवं पेज, बी ऑकबर्न और निमकाफ, सी हार्टन एवं हंट, डी गिलिन एवं गिलिन। तो यहाँ आंसर हमारा होगा ए मैकआइवर एवं पेज। यह कथन है सामाजिक वर्ग से संबंधित और कहते हैं कि समुदाय का वह एक भाग होता है और जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से अलग किया जा सके। ऑकबर्न और निमकाफ की बात करते हैं। ऑकबर्न द सोशल चेंज इनकी बुक है, जिसमें वो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा देते हैं। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा देते हैं। मैकआइवर एवं पेज प्रौद्योगिक विलंबना की अवधारणा देते हैं। प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा देते हैं। तो इस तरह से 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। लिंग है ए जाति का आधार, बी वर्ग का आधार, सी सामाजिक स्तरीकरण का आधार, डी उपयुक्त सभी का। तो लिंग यहाँ है, लिंग जेंडर के रूप में यहाँ दिया हुआ है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी सामाजिक स्तरीकरण का आधार। सामाजिक स्तरीकरण को पिछले एमसीक्यू में मैंने बताया है कि सामाजिक स्तरीकरण को हम 3 रूपों में देखते हैं। एक होता है सामाजिक विभेदीकरण, दूसरा होता है सामाजिक स्तरीकरण और तीसरा होता है संस्तरण। तो यहाँ विभेदीकरण में क्या होता है? यह तटस्थ अवधारणा है, इसमें उच्चता निम्नता की बात नहीं होती है। यह उच्चता निम्नता की भावना से जुड़ा होता है, उच्चता निम्नता की भावना होती है और इसमें रैंकिंग होता है, अर्थात ऑर्डर होता है, श्रेणी होती है। विभेदीकरण का एग्जाम्पल आपको हो जाएगा लिंग, लेकिन लिंग को यहाँ देखते हैं तो लिंग का एक अर्थ सेक्स होता है और दूसरा एक जेंडर होता है। सेक्स क्या है? यह एक जैविक अवधारणा है, अर्थात यह विभेदीकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा, विभेदीकरण का। लेकिन जेंडर के रूप में जब इसे यूज़ करते हैं तो यह एक सामाजिक अवधारणा हो जाती है, तो यह एक स्तरीकरण का रूप हो जाता है। तो यह स्तरीकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ जाति भी एक तरह से सामाजिक स्तरीकरण है, तो इसके एग्जाम्पल्स अन्य हो जाएंगे। जाति, वर्ग
यह भी स्तरीकरण का एग्जाम्पल है, क्योंकि उच्चता निम्नता की भावना दोनों में मिली होती है। तो इस तरह से 3 का आंसर हमको मिल गया यहाँ सी। जाति आपको संस्तरण, इसे ल्यूडोमा ने बताया था। ड्यूमा स्तरीकरण आता है, लेकिन ड्यूमा महोदय ने इसे संस्तरण में रखा है। जाति को एक संस्तरणात्मक व्यवस्था मानते हैं। तो 3 का आंसर हम लोग को मिल गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निजातिवाद अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ए समनर द्वारा, बी रिजले द्वारा, सी हट्टन द्वारा, डी पीटर द्वारा। तो यहाँ क्वेश्चन एथनोसेंट्रिज्म की अवधारणा कौन देते हैं? समनर महोदय देते हैं। तो 4 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ ए। एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं कि जब कोई अपनी समूह या अपनी जाति को दूसरे समूह या जाति की तुलना में श्रेष्ठ मानता है, उसे ही हम एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। समनर की और बातें करें तो यह संस्था के विकास की चर्चा करते हैं। संस्था के विकास की चर्चा करते हैं। संस्था से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा तो संस्था से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। समनर महोदय की और चर्चा करें तो ये समाजशास्त्र के अकादमिक जनक माने जाते हैं। समाजशास्त्र के अकादमिक जनक माने जाते हैं। समनर महोदय को फोकवेज इनकी बहुत ही फेमस रचना है। फोकवेज ये संस्था के 2 रूप बताते हैं, इनएक्टिव और क्रिएसिव। 2 तरह की संस्था की ये चर्चा करते हैं। रिजले महोदय की बात करें तो रिजले महोदय जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत देते हैं। प्रजातीय सिद्धांत देते हैं। इन्होंने 7 तरह की प्रजाति की चर्चा की है। पीपुल्स ऑफ इंडिया, पीपुल्स ऑफ इंडिया यह इनकी बुक है, जिसमें इन्होंने प्रजाति से संबंधित अपनी बातें रखी हैं। हट्टन महोदय जाति की उत्पत्ति का मानववादी सिद्धांत देते हैं। मानववादी सिद्धांत देते हैं। वे जनजाति को बहिष्कृत जाति या बाहरी जाति, बहिष्कृत या बाहरी जाति कहते हैं। जनजाति को ये बाहरी जाति कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ हमने 4 का आंसर देखा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी सामाजिक गतिशीलता किससे संबंधित है? ए सोरोकिन से, बी फीचर से, सी फेयरचाइल्ड से, डी घुरिये द्वारा। तो यहाँ सोरोकिन इसका आंसर होगा। 5 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ ए। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि सामाजिक पद या परिस्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी बुक में इन्होंने इसकी चर्चा की है। सोशल मोबिलिटी, इसमें इन्होंने बताया है कि सामाजिक गतिशीलता 2 तरह की होती है। एक होती है उदग्र गतिशीलता और एक होती है क्षैतिज गतिशीलता। उदग्र गतिशीलता ये 2 तरह के बताते हैं, एक ऊर्ध्व गतिशीलता और एक अधोगामी गतिशीलता। अर्थात यह अपवर्ड होता है और यह डाउनवर्ड होता है। तो यह आंसर हमारा मिल गया यहाँ। ऊर्ध्वगामी और अधोगामी की चर्चा कौन करते हैं? सोरोकिन करते हैं। सोशल मोबिलिटी में इसमें इन्होंने इनके गतिशीलता को हम सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। सांस्कृतिक गतिशीलता का भी सिद्धांत कहते हैं। तो 5 का आंसर मिल गया हमारा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निजातिवाद को निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसके रूप में परिभाषित करता है। ए सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप की सहायता से अन्य संस्कृतियों को आंकना, बी दूसरी जाति को मानव जाति से तुलना करके आंकना, सी अन्य संस्कृतियों को हीन भावना से देखना, डी अपनी संस्कृति की तुलना करके अन्य संस्कृतियों को आंकना। तो एथनोसेंट्रिज्म अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो एथनोसेंट्रिज्म क्या है कि अपनी जाति को दूसरी जाति से तुलना करके अपनी जाति या समूह को श्रेष्ठ समझना। तो यह एथनोसेंट्रिज्म कहलाता है। तो यहाँ क्या होगा, जब हम अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे तो सामने वाले या दूसरी संस्कृति या दूसरी जाति को या दूसरे समूह को हम क्या कहें? हीन भावना से देखेंगे। तो इस तरह से 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी, क्योंकि दूसरी संस्कृतियों को आंकना नहीं होता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझना होता है और दूसरे को हीन समझना होता है इसमें।
तो यहाँ संस्कृतियों को आंकना और ये आंकना, ये इसमें प्रोसेस में नहीं आता है। तो 6 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कथन और कारण है। कथन है कि जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता क्योंकि जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता है। तो यहाँ कथन और कारण है, तो ये क्या है, यह बिल्कुल सही है कि जाति का कोई इसे समुदाय नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह जाति क्या है, विशेष स्थान से, किसी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित नहीं होता है, इसलिए इसका कोई क्षेत्रीय आधार नहीं होता है। तो अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्योंकि इसका क्षेत्रीय आधार नहीं है तो इसलिए समुदाय नहीं होगा। तो इस तरह से 7 का आंसर हमारा हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, जाति उत्पत्ति के उद्भवकाशीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए सेनाट, बी मजुमदार, सी एन.के. दत्ता राय, डी इवेटसन। तो जाति का उद्विकाशीय सिद्धांत किन देते हैं? इवेटसन महोदय देते हैं। तो 8 का आंसर हमारा हो गया डी। सोनाट जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत देते हैं, ये धार्मिक सिद्धांत देते हैं। मजुमदार भी जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत का समर्थन करते हैं, प्रजातीय सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो इस तरह से 8 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह कथन किसका है? ए नेस्फील्ड, बी ब्लंट, सी दहलमन, डी हट्टन। तो व्यवसाय को ही जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत के रूप में रखते हैं, कौन रखते हैं? ए नेस्फील्ड महोदय। तो 9 का आंसर मिल गया हमारा यहाँ ए। जाति की उत्पत्ति के से संबंधित धार्मिक सिद्धांत को हमने होकार्ट सोनाट देखा। जाति की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत अब्बे डुबाए आते हैं। जाति की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत इवेटसन महोदय थे। जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड हो गए। जाति की उत्पत्ति का जनजातीय सिद्धांत आपको रिजले घुरिये महोदय आते हैं, उसमें मजुमदार का भी नाम आता है। जाति की उत्पत्ति का जनजातीय सिद्धांत यह केतकर महोदय देते हैं। तो यहाँ 9 का आंसर मिल गया हम लोगों को ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या के लेखक कौन हैं? ए के भारती, बी जगजीवन राम, सी के नाथ, डी एस.सी. दुबे। तो भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या से संबंधित लेखक जगजीवन राम हैं। तो 10 का आंसर हमारा हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, जातिवाद को कहते हैं? ए अपनी जाति के प्रति भेदभाव, बी दूसरी जाति से लगाव, सी अपनी जाति के प्रति निष्ठा, डी अन्य जातियों में अपना स्थान उच्च मानना। तो जातिवाद में क्या है? अपनी जाति के प्रति जो निष्ठा होती है उसे ही हम जातिवाद कहते हैं, अर्थात अपनी जाति को अच्छा समझना, तो यह अपनी जाति के प्रति लगाव रखना, यह जातिवाद कहलाता है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो गया सी। दूसरी जाति से भेदभाव यह नहीं होगा, दूसरी जाति से लगाव जातिवाद का नहीं अर्थ निकलता है, और अन्य जातियों में अपना स्थान उच्च मानना यह भी इसका अर्थ नहीं निकलता है। अपनी जाति से प्रेम रखना, लगाव रखना, अपने आप को अच्छा समझना, यह जातिवाद है। जैसे एंथ्रोसेंट्रिज्म की जो अवधारणा है इसी से मिलती जुलती है। तो 11 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।